तो सांवरिया सेठ की हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज बेटा हम पहुंचे हैं 10th लेक्चर में, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा डाइपोल के ही बारे में, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो डाइपोल था उसके कारण हम क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। और आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और उसका बिहेव देखेंगे कि कैसा वो बिहेव करता है, ठीक। एक बार हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे, एक बार हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे इसमें कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है। तो ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। और आज का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉर्क से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछा जाता है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले बेटा हम डाइपोल, और डाइपोल को हम कहां रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, याद है आपको, डाइपोल के बारे में हमने बात की थी। तो देखते हैं क्या था डाइपोल। कि डाइपोल था कि अगर आपके पास कैसा हो, दो चार्ज हो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन पोलैरिटी कैसी हो बेटा, अपोजिट हो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, मिनिमम हो, मतलब कि 2l, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस होगी तो आपके पास चार्ज कैसा रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पोलैरिटी अलग रहेगी। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। क्लियर था। और एक चीज हमने और पढ़ी थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, डाइपोल मूवमेंट। याद आ रहा है कुछ? और अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे किया था बेटा हमने, पी वेक्टर से। और पी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्ज। और इसकी डायरेक्शन बेटा क्या थी, इसकी डायरेक्शन होती थी आपकी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये तो था आपका लास्ट ईयर में, लास्ट जो हमने लेक्चर में पढ़ा था। इसके डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाला था, एक्सियल पॉइंट में, इक्वेटोरियल पॉइंट में और इन जनरल पॉइंट में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हम डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहां रखना है हमें डाइपोल को, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें प्लेस करना है। तो हमारे पास कैसा बिहेव करेगा डाइपोल, इसके बारे में आज हमें बात करनी है, ठीक। तो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने लायक मिल रही है, एक है बेटा यूनिफॉर्म और एक है बेटा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल अगर हमने रखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि डाइपोल जो है वो खुद अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। मतलब कोई अगर आपका अदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखेंगे, डाइपोल को रखेंगे। तो इसीलिए हमने कौन सा टर्म्स यूज किया बेटा, एक्सटर्नल। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। कि डिस्टेंस अगर हम बढ़ा रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चीज समझ में आई? तो देखिए इस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, और जैसे ये कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है। सपोज यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू या इस पॉइंट पे वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए क्या हो जाएगा ये यूनिफॉर्म। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां कहीं पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हुआ है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है, मतलब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यूनिफॉर्म हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, डाइपोल को प्लेस करेंगे। डाइपोल क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, ये भी आपके पास क्यू चार्ज, ये आपके पास क्यू चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी बेटा आपको, 2l। तो क्या बनेगा बेटा, आपका डाइपोल बन जाएगा। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने क्या प्लेस कर रखा है बेटा, डाइपोल को प्लेस कर रखा है। तो हम क्या देखना है आज के टाइम पे, इसको हटाते हैं। क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर किसी डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो इस पे कितना फोर्स लगता है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि कितना फोर्स लग रहा है। और हम जानते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगा तो वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, तो हमें एक्सीलरेशन भी देखना है। फिर
अगर फोर्स निकालने के बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। और अगर इसमें टॉर्क लगेगा तो उसमें भी क्या होगा बेटा, कुछ एक्सीलरेशन होगा। समझ में आ रही चीजें? ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि फोर्स और टॉर्क कैसे क्या कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। तो देखिए मोशन को हम दो टाइप से मान के चलते हैं कि दो टाइप का मोशन हम मानते हैं। एक मोशन हो गया बेटा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही एक्सिस पे चल रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे। और एक मोशन हमने माना रोटेशनल मोशन। कैसा मान लिया हमने, रोटेशनल मोशन। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि लीनियर मोशन जब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, सिर्फ फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स लगाया तो वो क्या करेगा, लीनियरली मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन रोटेशनल मोशन में हम फोर्स नहीं लगाते, क्या लगाते हैं बेटा, टॉर्क लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा क्या मिलेगा बेटा, आपको टॉर्क मिलेगा। क्लियर? कि जहां पर भी टॉर्क लगा होगा वहां पे क्या होगा, वो रोटेट कर रहा होगा एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। सपोज ये, तो अगर हमें इसका एक फिक्स्ड पॉइंट क्या करें, हम इस एंड को हम फिक्स्ड पॉइंट कर लें और इस पे अगर टॉर्क लगाएं तो क्या करेगा, इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो जो टॉर्क होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। और फोर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा लीनियर मोशन के लिए। ठीक है। अब फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। और अगर टॉर्क है तो टॉर्क में भी एक एक्सीलरेशन होगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। 11th क्लास में आपने इसको ढंग से पढ़ा होगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखिए हम जान रहे थे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अब यहाँ पे हमने कैसा चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा Fe इक्वल टू Q इंटू E। Q इज द चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, इस डायरेक्शन में। अब इस वाले को देखिए, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है आपकी, इस डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव वाला चार्ज पे जो आपका फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। Fe इक्वल टू कितना लगेगा, Q इंटू E। समझ में आया? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसमें, अगर हम बात करें नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स कितना होता है, ये वाला फोर्स प्लस ये वाला फोर्स। लेकिन इस वाले फोर्स की डायरेक्शन यहां है और इस वाले फोर्स की डायरेक्शन यहां है, तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो नेट फोर्स अगर हम बात कर रहे हैं F1 प्लस F2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा QE और प्लस करके माइनस QE आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक की डायरेक्शन सेम है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल 0। चीज समझ में आ रही? अगर नेट फोर्स 0 है तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, अगर आपका फोर्स F इक्वल टू अगर नेट फोर्स 0 आ गया है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन भी हम जानते हैं कितना हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन भी हो जाएगा आपका A जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma। तो F आपका 0 है और मास क्या रहेगा, कुछ ना कुछ होगा कांस्टेंट, तो A भी क्या रह जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल अगर आप रखा है तो इस पे नेट फोर्स कितना है, 0। इसका मतलब ये जो डाइपोल है वो इस तरीके से मूव नहीं करेगा, ये डाइपोल इस तरीके से मूव नहीं करेगा, ये डाइपोल ऊपर मूव नहीं करेगा, ये डाइपोल नीचे की ओर मूव नहीं करेगा। मतलब ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा होगा बेटा, रेस्ट कंडीशन में होगा कि नहीं होगा। चीज समझ में, सेंटर ऑफ मास रेस्ट कंडीशन में, इसका मतलब ये ना आगे मूव कर रहा है, ना पीछे मूव करेगा, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, वो हमेशा क्या रहेगा, अपने पॉइंट पे फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स आपका 0 हो रहा है, एक्सीलरेशन 0 है, और एक्सीलरेशन 0 इसका मतलब उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कैसा है, किस कंडीशन में बेटा, वो रेस्ट कंडीशन में। चीज समझ में, तो यानी फोर्स नहीं लग रहा। तो अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, टॉर्क की बात करेंगे। तो हम जानते हैं टॉर्क के बारे में, क्या होता है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन फोर्सेस, मतलब जो फोर्स लगे हैं इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनटू जो उस पे फोर्स लग रहा है वो। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, यहां पे आपका फोर्स है और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज मानिए कि ये जो डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एंगल पे रखा है, वो एंगल हमने क्या माना, थीटा। ठीक, नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, अगर इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं और इस पॉइंट को कितना मानते हैं, सी, यही तो हो जाएगा आपका, इस तरीके से बनेगा। ये आपके पास ए, ये बी और ये क्या हो जाएगा, सी। ये एंगल कितना हुआ, थीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 90। तो ये डिस्टेंस आपको पता है कौन सी, ए बी। निकालनी कौन सी है आपको, ए सी। यही तो है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। तो AC अगर आपको निकालनी है तो किसका यूज करोगे, साइन थीटा का यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हुआ, AC, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा, 2L। तो अगर हम देखें इसमें, इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू 2L साइन थीटा हो जाएगा। यहां से देखिए ये आपका साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन 2L। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा था बेटा, कोई भी एक फोर्स देखिए तो फोर्स लग रहा है आपका QE, ये हो जाएगा बेटा QE फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। इन दो फोर्स के बीच, ये जो फोर्स है इस दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी बेटा, AC। और AC की वैल्यू कितनी है आपकी, 2L साइन थीटा। तो इसको हम करेंगे 2L साइन थीटा। समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 2L है, यहाँ पे क्या है, Q है। अभी हमने आपको बताया डाइपोल मोमेंट क्या वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की, P इक्वल टू 2L Q, यही तो होती है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2L Q डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q 2L हो जाएगा आपका P, ये आपके पास E और यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन बनती है किसकी, टॉर्क की। टॉर्क इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल हो जाएगा, ये थीटा एंगल है आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आपका थीटा। समझ में आ गया? तो बेटा यहां से क्या मिला, ये टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा जो हमने रखा है, ये दे रहा है बेटा इसका मैग्नीट्यूड। क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड। मतलब P की कोई ना कोई वैल्यू होगी, E की कोई ना कोई वैल्यू होगी और साइन थीटा की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये सब क्या देंगे, मैग्नीट्यूड देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि आपके पास टॉर्क कैसा रहता है, वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। डाइपोल मोमेंट आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो हम इसको एक चीज और तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, इसको हटाइए थोड़ा सा, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हम इसी वाले फोर्स को टाउ इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं। चीज समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि देखिए P भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी टाउ यानी टॉर्क, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा को अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मिलेगा। अगर कॉस थीटा होता तो क्या मिलता, डॉट मिलता। तो साइन थीटा मिल रहा है, क्रॉस मिलेगा तो कितना हो जाएगा, P क्रॉस E। और टॉर्क जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको क्या मिला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो मिला है। और वेक्टर क्वांटिटी तो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शन भी तो मिलना चाहिए। तो डायरेक्शन भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन निकाल लेते हैं हम किसका, टॉर्क का। तो याद कीजिए 11th क्लास में आपने वेक्टर पढ़ा था, तो कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, कुछ याद है? चलिए देखिए डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। सपोज मानिए ये आपके पास है, आपके पास E वेक्टर और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, P वेक्टर। ठीक, तो डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जो पहला वाला जो आपके पास वेक्टर है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की क्या ले, फिंगर ले जाइए। ये इस टाइप से आप फिंगर ले गए, कहां पर, सबसे पहला वाला कौन सा है, P, तो P पे ले गए। उसके बाद क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन पे आप क्या करो, से फिंगर को कर्व करो। ठीक, कहां गया, P था और दूसरा वाला वेक्टर कौन सा, E है, तो क्या किया, उसको हमने कर्व किया। और थंब की जो डायरेक्शन होगी, जो भी आपको थंब की डायरेक्शन मिलेगी, वो डायरेक्शन किसकी मिलेगी बेटा, आपको टॉर्क की डायरेक्शन में। तो यहां देखिए क्या किया, ये आपके पास P फर्स्ट,
देन उसके बाद ई, तो इस टाइप से ले गए, और जो थंब मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, अंदर की ओर। जो टॉर्क हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इनवर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही? और कैलकुलेशन कैसा है, ये P to E है, तो P to E अगर हम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो बेटा यहां जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंगल इनके बीच का मान लीजिए थीटा, तो कितना हो जाएगा, PE sin थीटा। समझ में आ रही चीज? अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या करते हैं, सपोज मानिए यहां पर आपके पास E वेक्टर है और यहां पे क्या है आपके पास P वेक्टर है, ठीक है, ये E वेक्टर है और ये क्या हो गया आपके पास P वेक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा वेक्टर, P वाला है, तो राइट हैंड का जो आपके पास फिंगर है उसे हम कहां ले जाएंगे, P वेक्टर में लेके जाएंगे, और देन उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाला जो वेक्टर है उसकी तरफ हम कर्व करेंगे, इस तरीके से मोड़ेंगे, तो P E, और जो थंब की डायरेक्शन आपको मिल रही है वो किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, टॉर्क की। तो देखिए P E और आपके पास थंब का है आउटसाइड में, तो यहां पर जो टॉर्क मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, आउटवर्ड। चीज समझ में आ रही है, P E और ये आउटवर्ड, जो थंब की डायरेक्शन मिलेगी वो किसकी डायरेक्शन मिलेगी, टॉर्क की। तो कैलकुलेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है, फिर से यहां से लेके P E, तो कहां की ओर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऊपर साइड, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज थीटा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। चीज समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं, और जो टॉर्क निकाल रहे हैं वो कैसा हो जाएगा बेटा, आपका जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपकी किसकी होगी, आपके टॉर्क की डायरेक्शन होगी। क्लियर? अब एक चीज देखिए, कहीं कहीं पे हम लोग जो बच्चे जो गलती कर देते हैं वो क्या करते हैं, टॉर्क इक्वल टू E क्रॉस P कर देते हैं। तो बेटा E क्रॉस P जो होता है वो आपका गलत होगा, क्या होगा आपका टॉर्क P क्रॉस E, क्योंकि E क्रॉस P किया करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, वो बेटा अलग हो जाएगी, ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, इसलिए हमेशा टॉर्क इक्वल टू कितना होगा, P क्रॉस E हो जाएगा। चीज क्लियर? तो ये था हमारा टॉर्क। तो अब यहाँ पर हम एक चीज और कंसीडर करते हैं कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। कैसे निकालते हैं, देखिए अगर टॉर्क का वैल्यू है आपके पास टाउ इक्वल टू PE sin थीटा, तो बेटा मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इस बारे में देखना पड़ेगा। तो मानिए जो टॉर्क है उसको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम तभी लेंगे जब P की वैल्यू भी मैक्सिमम हो, E की वैल्यू भी मैक्सिमम और sin थीटा की वैल्यू भी क्या हो बेटा, मैक्सिमम हो, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE sin थीटा हो जाएगा। तो P भी मैक्सिमम चाहिए, E भी मैक्सिमम चाहिए और sin थीटा की वैल्यू भी क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए। तो PE तो मैक्सिमम होगा ही होगा, लेकिन sin थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हम जानते हैं कि जो sin थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो, 90। किसके बीच का 90 एंगल हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। कैसे, सपोज मानिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ये, और हमने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल फॉर्म हुआ। जब ये डाइपोल फॉर्म हुआ तो यहां से डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां मिली, ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बेटा एंगल कितना हो जाएगा, 90 होगा। तो जब इस फॉर्म पे आपका डाइपोल रखा होगा इस तरीके से, तो वहां पर जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। चीज क्लियर? ठीक है। अब देखिए मिनिमम के बारे में बात करें, तो टाउ मिनिमम कब होगा, मिनिमम तभी हो सकता है जब sin थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा, मिनिमम हो, और sin थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, कितना होता है, 0। और 0 कब आता है, जब आपके पास थीटा इक्वल टू कितना हो, 0, क्योंकि sin 0 इक्वल टू 0। तो 0 है एंगल, इसका मतलब किसके बीच का एंगल 0 है, आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बेटा, आपका 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे आप रखिए एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या बनेगा, डाइपोल। और जब ये डाइपोल बन रहा है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो 0 अगर एंगल होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब कितना होगा बेटा, 0।
चीज क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? मैक्सिमम जो टॉर्क हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, उसकी वैल्यू होती है पी, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और मिनिमम जो टॉर्क होता है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 0, क्यों? क्योंकि जो sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0। चीज समझ में आई? यहाँ पर टॉर्क निकालना आपको आ गया है, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना आपको आ गया है कि कैसे मिनिमम होगा कैसे मैक्सिमम होगा। अब हम दो पॉइंट के बारे में या दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो नाम से आपका यूज किया जाता है और उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? एक है बेटा आपके पास स्टेबल कंडीशन और एक होता है बेटा अनस्टेबल कंडीशन। फिर कभी कभी न्यूमेरिकल से आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन में जाने में कितना टॉर्क लग रहा है, इस तरीके से चीजें पूछ ली जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट कंडीशंस, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन। तो देखिए स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन या पोजीशन, कुछ भी कह सकते हैं, और दूसरा आ जाएगा बेटा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये दोनों चीजें, और इन दोनों को हम अभी क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे कि टॉर्क में स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा स्टेबल, और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे बेटा अनस्टेबल। तो देखिए स्टेबल और अनस्टेबल में देखिए स्टेबल कंडीशन कब होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, और यहीं पे हम क्या रखेंगे बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डाइपोल रखेंगे, ये आपके पास डाइपोल हो जाएगा, और इसमें जो पी डाइपोल मूवमेंट है उसकी भी जो डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। तो P और E के बीच का एंगल कितना हुआ बेटा थीटा, कब? व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 0। जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन कौन सी कहलाती है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेगी। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच की जो डायरेक्शन जो बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए 0 हो जाए, और दोनों का डायरेक्शन क्या रहे बेटा सेम हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम स्टेबल कंडीशन। क्यों बोलेंगे अभी बताते हैं। अब देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये पॉजिटिव है तो फोर्स कहां लगेगा इसी डायरेक्शन में। ये क्या है बेटा आपका नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा इस सिचुएशन पे, ये डाइपोल अपनी ओर इस साइड खींचेगा इस पॉजिटिव वाले चार्ज को, और इस नेगेटिव को क्या करेगा ये अपनी ओर खींचेगा। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी? इन दिस कंडीशन डाइपोल स्ट्रेच क्या होगा? खींचेगा, स्ट्रेच होगा। समझ में? तो जब डाइपोल स्ट्रेच हो रहा हो और दोनों के बीच का एंगल कितना हो बेटा थीटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे स्टेबल कंडीशन बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस कंडीशन को स्टेबल क्यों बोला जाता है उसको देखिए कि सपोज अगर डाइपोल आपका इस तरीके से रखा है और इस वाले पे फोर्स यहां लग रहा है, इस वाले पे फोर्स इस साइड लग रहा है। ठीक, अब आपने क्या किया इसकी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही आप इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वापस घूम के कहां जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन में। थोड़ा सा अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो वापस कहां घूम के आ जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको स्टेबल कंडीशन। जी समझ में? अब देखिए अनस्टेबल में क्या होता है, अनस्टेबल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही रहेगा, सपोज मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है इस तरीके से, और अब इसमें आपने क्या किया यहां पर अब आपने पोजीशन चेंज किया, पहले पॉजिटिव और दूसरे में क्या लिया आपने नेगेटिव लिया, और इसके बीच ये आपके पास डिस्टेंस कितनी हो गई 2 है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब कहां से कहेंगे लेफ्ट टू राइट है, मेरे लिए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन मिली किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, और डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा अपोजिट ही होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगा जब थीटा इक्वल टू कितना हो 180, जब थीटा आपका कैसा हो 180 होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा अनस्टेबल कंडीशन कहलाएगी। चीज समझ में आ रही है?
अब इसमें देखिए फोर्स कैसे लगेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस साइड है, तो बेटा इस पे फोर्स जो लगेगा वो इसी डायरेक्शन में तो लगेगा F। और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसमें फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, यानी ये नेगेटिव वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, तो डाइपोल क्या होगा, कंप्रेस करेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या जाएगा, इन दिस कंडीशन या इन दिस सिचुएशन डाइपोल कंप्रेस्ड, डाइपोल क्या हो जाएगा बेटा आपका, कंप्रेस्ड हो जाएगा। चीज समझ में। तो अब इसको अनस्टेबल क्यों बोला जाता है, तो देखिए अनस्टेबल क्यों बोला जाएगा, कंडीशन यही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, डाइपोल को आपने रखा और थोड़ा सा भी अगर आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा बेटा, तुरंत इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव वाला क्या करेगा, तुरंत इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा बेटा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, फिर से देखिए, अगर हमने इसको थोड़ा सा भी क्या क्या डिस्प्लेस किया, सपोज यहां देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है आपके पास, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, इस पे भी फोर्स लग रहा है अंदर की ओर। सपोज इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो इसमें फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव में फोर्स लगेगा बेटा कहां, इस डायरेक्शन में। तो ये पूरा क्या होगा, रोटेट करता हुआ कहां पहुंचेगा, स्टेबल कंडीशन में पहुंचेगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब थोड़ा सा भी हमने इसको डिस्प्लेस किया तो तुरंत वो क्या करेगा, पूरा मूव कर जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन बोलते हैं। स्टेबल कंडीशन में क्या होगा, आप थोड़ा सा भी मूव कराएं तो वापस वो कहां जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में आएगा। और इस वाली कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी हम डिस्प्लेस करते हैं अपनी पोजीशन से, तो तुरंत क्या करेगा, वो मूव कर जाएगा, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोला था, अनस्टेबल कंडीशन बोला था। तो चीज समझ में आ गई आपको कि स्टेबल कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है। ठीक, तो अब हम निकालना चाहेंगे बेटा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में, कि अगर हम डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क डन मिलेगा। क्लियर, तो अब हम बात करेंगे बेटा वर्क डन के बारे में। तो देखिए वर्क डन, तो अब हमें बात करनी है बेटा किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। तो इस वर्क डन से पहले याद कीजिए, आपने 11th में थोड़ा सा वर्क पढ़ा था कि क्या करते थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से और इस पे हम क्या लगा रहे हैं बेटा, एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है, और अभी कहा इनिशियल पॉइंट पे x इक्वल टू 0, और जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, सपोज ये x डिस्टेंस तक मूव करेगा, तो बेटा यहां पर वर्क कैसे मिलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, या फिर F डॉट x कर लीजिए, तो fx cos थीटा वगैरह आ जाता था आपका नॉन लीनियर में। ठीक है, तो ये आपके लिए वर्क का फॉर्मूला क्या जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम यही चीज यहां पर भी हम यूज करेंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, फोर्स नहीं लग रहा है, क्या लगेगा, टॉर्क। और डाइपोल जो हो रहा है वो डाइपोल ना ही आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है, वो क्या हो रहा है, अपनी पोजीशन से रोटेट हो रहा है। तो रोटेट होगा तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ पा रहे हैं, पहले 90 पे था, सपोज वहां से कुछ एंगल पे गया तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, कब, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, और इससे न्यूमेरिकल बेटा पूछा जाता है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं इसमें सिंपल तरीके से। तो देखिए सपोज मानिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक, और हमने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज माना और यहाँ पे हमने क्या माना बेटा, नेगेटिव चार्ज माना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, 12, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, प्लेस कैसा है, ये थीटा एंगल पे है। ये आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी 12 हो जाएगी। याद है चीज समझ में। तो अगर इस कंडीशन में है तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा लगेगा। तो देखिए क्या जाएगा, इन दिस कंडीशन टॉर्क
कितना होगा टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा हो जाएगा। इफ डाइपोल रोटेट एट स्मॉल एंगल डी थीटा, मतलब क्या कर रहे हैं, यहां पे मान लीजिए हमने एक और डाइपोल, यहाँ पे ये वाला डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। कितने एंगल पे डिस्प्लेस किया है? डी थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया है। मतलब थीटा एंगल कहां से था? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन थी बेस लाइन, वहां से एंगल था आपका थीटा, और वहां से थोड़ा सा ये डिस्प्लेस्ड हुआ। कितना एंगल? डी थीटा एंगल डिस्प्लेस्ड हुआ, तो कितना वर्क हमें मिला? समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखिए फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव कौन हो रहा है? डाइपोल। तो वर्क कौन कर रहा है? वर्क आपका करेगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क किस पे हो रहा है? डाइपोल पे हो रहा है। तो हमने सोचा पहले डाइपोल कहां था? थीटा एंगल पे था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो थोड़ा सा मूव हो गया। कितना? डी थीटा एंगल मूव हुआ। तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना। तो इफ डाइपोल रोटेट एट स्मॉल एंगल डी थीटा, देन स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा? स्मॉल वर्क डन आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे हम? फोर्स कहिए या फिर आप इसको टॉर्क कह दीजिए। तो टॉर्क इक्वल टू यहां पे हम लिख लेते हैं टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क कितना होता है बेटा? पी ई साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डी थीटा। दैट इज ए स्मॉल वर्क डन। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो, ठीक, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल अगर वर्क डन हमें निकालना है तो कहां से कहां तक निकालना है? सपोज थीटा वन आपका इनिशियल एंगल, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है थीटा वन, और थीटा वन से कहां लेके जा रहे हैं हम? थीटा टू एंगल लेके जा रहे हैं। मतलब क्या? फाइनल एंगल। कहां से स्टार्ट किया? थीटा वन। तो थीटा वन आपको कुछ भी हो सकता है, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 180, 270, कुछ भी हो सकता है। और थीटा टू भी क्या होगा? कोई ना कोई एंगल होगा जहां से हम लेके जा रहे हैं। आपका 0, 90, 180 कुछ भी हो सकता है। तो हम बताना है कि थीटा वन एंगल पे था डाइपोल, और वहां से कहां तक रोटेट किया गया? थीटा टू एंगल तक रोटेट किया गया। टोटल वर्क डन कितना होगा? तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से? थीटा वन से लेकर के थीटा टू, कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा डी थीटा। देखिए ये आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट, वो तो चेंज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, ना ही आपके बीच की डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो P इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगा? ये भी तो आपका क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये E जो है वो भी कैसा रहेगा बेटा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो चेंज क्या हो रहा है बेटा? आपका थीटा वन से लेकर थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा अगर हो रहा है तो यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू ये हो जाएगा पीई, ऐसे ही रहेगा। अंदर अगर हम साइन थीटा को क्या करें बेटा? इंटीग्रेट करें तो कितना जाएगा? कॉस थीटा। कहां से? थीटा वन से लेकर थीटा टू। तो पीई कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा वन हो जाएगा। तो इक्वल टू पीई अरेंज कर लीजिए। तो कॉस थीटा वन माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा टू। किसकी वैल्यू है बेटा? ये है आपकी वर्क डन की। समझ में आ गया? मतलब इनिशियल कहां था? थीटा वन पे था, और उस थीटा वन से कहां लेके गए हम? थीटा टू तक लेके गए हैं। तो कितना वर्क डन होगा? पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। क्लियर? ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? केस लेते हैं। कैसे केस लेते हैं? सपोज मानिए कि हमारे पास पहले एंगल जो डाइपोल था वो कहां पे था? जीरो पे था। मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उसके बाद हम किसी और एंगल पे उसको लेके जा रहे हैं, वो एंगल कितना? थीटा है। तो वर्क डन कितना होगा? तो देखिए इस केस में केस हम मानते हैं, सपोज मान लीजिए तो इनिशियल वैल्यू है थीटा वन, वो हमने माना जीरो। मतलब पहले कहां रखा था? जीरो एंगल पे रखा है। और उसके बाद थीटा टू कहां ले गए हम? थीटा पे। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन निकालने के लिए हम करेंगे वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास पीई कॉस थीटा वन कितना है? जीरो, माइनस कॉस
थीटा 2। ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हम जानते हैं 1 होती है, तो cos 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा 2, या थीटा 2 मान लीजिए इसको, थीटा 1। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए क्यों इसको किया गया, कंक्लूजन देखिए, हम 3 केस मानते हैं। सपोज मानिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन रहेगी, और हमने माना यही डायरेक्शन किसकी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो एंगल कितना हुआ, थीटा इक्वल टू 0 हुआ। थीटा इक्वल टू 0 है तो टाउ कितना होगा, PE sin थीटा, और PE sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0, तो टॉर्क भी कितना होगा, 0 ही तो होगा। कितना रहेगा, ये मिनिमम टॉर्क आएगा, निकाल चुके हैं। और वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन देखिए थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos 0, तो cos 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0, तो वर्क भी कितना हो जाएगा बेटा 0, मतलब ये भी क्या रहेगा मिनिमम। समझ में आ रहा है, जब थीटा इक्वल टू 0 तो टॉर्क भी आपका मिनिमम रहेगा और आपका वर्क भी क्या रहेगा बेटा, मिनिमम रहेगा। क्लियर। सेकंड केस देखिए कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और यहां पर आपका डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर है, तो एंगल कितना बना बेटा 90 बना। तो थीटा इक्वल टू हम कितना लिखेंगे बेटा 90। जब थीटा इक्वल टू अगर हमारे पास 90 होगा तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आपका PE sin थीटा, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा PE, मतलब ये कैसा हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन वर्क कितना होगा, वर्क देखिए PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वर्क PE, तो वर्क भी कितना होगा आपके पास PE होगा। ठीक। थर्ड केस देखिए कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और यहां पर हमने रख दिया बेटा प्लस, और यहां पे हमने क्या रख दिया माइनस, और अब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, मतलब थीटा कितना हो गया बेटा आपका 180 हो गया, तो टॉर्क कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा मिनिमम। लेकिन वर्क की अगर हम बारे में बात करें तो वर्क देखिए cos थीटा की जगह कितना जाएगा cos 180, और cos अगर 180 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो मतलब कितना हो जाएगा 2PE, 2PE, और जो कि क्या रहेगा बेटा आपका मैक्सिमम। तो वर्क मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां से लेकर के हम कहां पे लेके जा रहे हैं 0 तक अगर लेके चले जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, ट्वाइस ऑफ PE करना पड़ेगा, और टॉर्क कितना रहेगा बेटा 0। समझ में आ गया। तो ये थे आपके कुछ वर्क की कंडीशन थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि यहाँ पे मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम मिनिमम मिनिमम, और फिर क्या हो जाएगा बेटा आपका मैक्सिमम जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, एक मिनट फोन आ रहा है। हाँ सर, हाँ सर, अब हम क्या करेंगे, वर्क के बारे में हमने फोर्स के बारे में वर्क के बारे में हमने बात कर ली, वर्क का न्यूमेरिकल हमने बता दिया आपको, सॉरी वर्क का हमने आपको फार्मूला हमने बता ड्राइव करवा चुके हैं, टॉर्क का हम लोग आपको फार्मूला आपको ड्राइव करा चुके हैं। तो न्यूमेरिकल देखिए इससे टॉर्क से रिलेटेड, तो सपोज मानिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी मैक्सिमम टॉर्क। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, आपको वहां मिला होगा कि फाइंड दी मैक्सिमम टॉर्क। ठीक, और वैल्यू दे रखी है कि आपके पास जो चार्ज है, जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो डाइपोल में एक का जो चार्ज है वो कितना 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और अब क्या फाइंड करना बेटा, टॉर्क फाइंड करना है, कैसा मैक्सिमम। तो देखिए अब आपको टॉर्क का फार्मूला पता है, टॉर्क का फार्मूला कितना, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा होता है। ठीक, तो अब आपके पास P भी दे रखा है, E भी दे रखा है, लेकिन sin थीटा नहीं दे रखा है, लेकिन एक टर्म्स उन्होंने यूज किया, वो टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा आपका मैक्सिमम होगा। तो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 90,
तो यहाँ आप मान सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। तो आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा मैक्सिमम पी। ठीक, तो ये जो मैक्सिमम आपको मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा एंगल मिला होगा, लेकिन अगर एंगल नहीं दे रखा होगा तो आपको टर्म्स यूज किया गया होगा मैक्सिमम निकालने के लिए। तो टाउ इक्वल टू कितना पी, तो पी की वैल्यू कितनी है 2ql e, ये तो होगा। तो अब देखिए q कितना है 1 माइक्रो कूलम, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम इनटू 2l के बीच जो डिस्टेंस है रखी हो कितना 2 सेंटीमीटर, तो उसको क्या करोगे 2 इंटू मीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 10⁻⁻2। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁵। तो देखिए कितना हो जाएगा ये जाएगा 6 2 8 और 8 में से जाएगा तो 5 6 8 3, तो यानी 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा 2। ये क्या निकलता है आपका टॉर्क। समझ में आ गया। 10⁻⁻6 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा 10⁻⁸ और ये क्या है 10⁵। तो 8 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 निकल आएगा, किसका माइनस का, और 2 ऐसा निकल जाएगा। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी बता सकते हैं। यूनिट हो जाएगा बेटा आपका, कैसे निकालेंगे डाइपोल। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है, कूलम भी दे रखा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं टोटल आपको देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मीटर, कूलम क्यू का कितना हो जाएगा कूलम इनटू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल तो कितना का न्यूटन मीटर। जी समझ में आ गया। ये आपके पास क्या है इसकी यूनिट की वैल्यू। ठीक, ये था एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड दी वर्क डन। हमें आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो वर्क डन फाइंड करना है, कैसे मिलेगा। नंबर फर्स्ट केस उसने कहा कि आपके पास जो डाइपोल है वो कहां से फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल कंडीशन तक जा रहा है, तो आपको टोटल क्या निकालना है वर्क डन। सेकेंड उन्होंने कहा कि फ्रॉम अनस्टेबल टू 90 एंगल तक लेके जा रहा है, तो हमें वर्क डन निकालना है। और थर्ड इन्होंने बताया कि फ्रॉम 30 डिग्री टू कहां जा रहा है बेटा स्टेबल कंडीशन तक, तो आपको क्या बताना है वर्क डन बताना है। तो आपको पता है स्टेबल कंडीशन मतलब एंगल कितना हो जाएगा 0, अनस्टेबल कंडीशन मतलब एंगल कितना हो जाएगा बेटा 180, अनस्टेबल कंडीशन कितना हो जाएगा एंगल 180, लेके कहां जाएंगे 90, 30 से कहां लेके जाएंगे बेटा 0 तक। तो सपोज फर्स्ट वाला देखिए, इसमें θ1 इक्वल टू स्टेबल है मतलब 0, अनस्टेबल हो जाएगा तो θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अनस्टेबल हो जाएगा 180। दूसरे में देखिए अच्छा इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो कितना जाएगा वर्क डन इक्वल टू कितना होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2, कितना हो जाएगा PE cos θ1 मतलब cos 0 माइनस cos 180, ये तो होगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस और cos 180 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस मतलब 2, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 2PE। चीज समझ में आ गया। ठीक, ये था आपका फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है आपका फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल। तो स्टेबल से अनस्टेबल पे अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा अनस्टेबल कितना है θ1 इक्वल टू 180 और सेकेंड जो θ2 है वो कितना हो जाएगा बेटा आपका 90। तो वर्क डन अगर आपको निकालना कितना हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2 इक्वल टू PE cos θ1 मतलब 180, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस कितना हो जाएगा cos 90। तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये जाएगा माइनस PE। ये वर्क डन आपका रहेगा इक्वल टू -PE। क्लियर। तीसरा देखिए फ्रॉम 30 टू कहां लेके जा रहे हैं बेटा स्टेबल, तो θ1 कितना हो जाएगा आपका 30 और स्टेबल है तो θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा PE cos 30 माइनस cos 0। तो हम जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू कितनी जाएगी √3/2 माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 1। ये आपके पास क्या रहेगा वर्क डन। समझ में आ गई चीजें।
तो मैक्सिमम जो वर्क डन आपका निकाला जाता है या पूछा जाता है वो स्टेबल टू अनस्टेबल इन टर्म्स का यूज किया जाता है मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, स्टेबल का मतलब थीटा इक्वल टू 0 और अनस्टेबल का मतलब कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा। और इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि वर्क निकालना है, इजी क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो ये वर्क वाला भी आपका टॉपिक खत्म। अब पूछा जाता है बेटा टॉर्क में पोटेंशियल एनर्जी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और आपके पास डाइपोल है और डाइपोल क्या कर रहा है बेटा, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करेगा तो उसमें वर्क होगा और वर्क होगा तो क्या करेगा, जितना भी वर्क किया जाएगा वो उसमें एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा उस डाइपोल में और उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, देखिए निकालते हैं इसको। करने वाले थे हम पोटेंशियल के बारे में, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करने जा रहे थे। ठीक, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, हमने आपको बताया। सपोज मानिए कि अगर आपके पास इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से फर्स्ट फ्लोर तक लेके अगर आप जब जाएंगे तब क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, और जो भी वर्क आप कर रहे हैं वही क्या होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही इसको आप नीचे की ओर फेंकना स्टार्ट करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। सपोज इसी तरीके से हम इस वाले को उठा के हम कहाँ ले गए, सेकंड फ्लोर में ले गए। तो जैसे ही सेकंड फ्लोर में हम इसको लेके जाएंगे तो हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो वर्क जब ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इसको फेंकेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में ज्यादा ही कन्वर्ट होगी। तो कुल मिला के ये है कि जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा वही किसमें स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर डाइपोल में क्या होगा, सपोज मानिए आपके पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि अगर आपके पास डाइपोल कैसा रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आपके पास क्या रखा है, डाइपोल रखा है, तो यहां से आप किसी भी एंगल पे लेके चले जाएं इसको। सपोज माना ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली एंगल पहले कितना है, 90, लेकिन उस 90 से आप कहां ले गए, किसी एंगल थीटा पे ले गए। तो जितना भी आप वर्क करेंगे कहां से, 90 से, हमेशा याद रखिए परपेंडिकुलर से, फिर किसी भी एंगल पे अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो जितना वर्क हो रहा होगा वही क्या कहलाएगा, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जी समझ में आ रही है? फिर से देखिए कि आपके पास डाइपोल कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। और परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद आप जिस किसी भी एंगल पे अगर उसको रोटेट करते हैं, थीटा एंगल पे अगर रोटेट करते हैं, तो जितना भी आपने वर्क किया है, कहां 90 से थीटा तक लाने पे, जितना भी वर्क किया है कहां से, 90 से थीटा तक लाने पे जो भी आप वर्क करेंगे वही क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, किसका, डाइपोल का। समझ में आ रही है? तो फिर से देखिए इसको लिखेंगे कैसे। इसको लिखने का तरीका होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एट एंगल थीटा में, वो क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा कहां, फ्रॉम 90 टू एंगल थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको हम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दी वर्क डन इन rotating the dipole. It is equal to the work done in rotating the dipole from perpendicular to the field to any direction of field. लेकिन कंडीशन सिर्फ क्या है कि पहले कैसा होना चाहिए बेटा, आपका परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, और परपेंडिकुलर टू फिर एनी एंगल ऑफ या एनी डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे आप जाएंगे तो जितना भी वर्क लगेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई,
तो पहला एंगल कितना होगा थीटा 90, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा थीटा, कितना था cos 90 माइनस cos कितना हो जाएगा थीटा, तो PE cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 माइनस कितना जाएगा cos थीटा, तो वैल्यू कितना जाएगी माइनस PE cos थीटा। और यही आपके लिए पोटेंशियल है कि किसी एंगल थीटा पे कितना माइनस PE cos थीटा, ये आपके पास पोटेंशियल समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज देखिए, पोटेंशियल जो है सॉरी ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये आपके पास क्या रहेगा स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा आपको स्केलर मिल रहा है, इसलिए कॉस को हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसको हम ये लिख सकते हैं u थीटा इक्वल टू p वेक्टर डॉट e वेक्टर माइनस, समझ में आ गया, माइनस p डॉट e, तो डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट। क्लियर यहां तक कहानी, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई, तो आपको निकाल सकते हैं किसी भी एंगल पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए कि बताइए, अगर वो कहता है थीटा इक्वल टू 0 पे बताइए या थीटा इक्वल टू 120 पे बताइए, तो इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर कहां था पहला 90 पे, 90 से कहां लेके जा रहे हैं आप 120 पे। अगर आपको थीटा इक्वल टू 120 पे पूछता है, अगर थीटा इक्वल टू 30 पे पूछता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे 30 और वैल्यू निकाल लोगे। इसका मतलब क्या है कि पहले कहां था वो 90 यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था 90 पे था, और 90 से आप कहां लेके जा रहे हैं उसको 30 एंगल पे लेके जा रहे हैं, तो जितना भी आप वर्क डन करेंगे वही क्या कहलाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक, कंडीशन देख लीजिए इसका या केस देख लीजिए। नंबर फर्स्ट केस है कि इफ डाइपोल कहां पहुंच जाए 90 के बाद स्टेबल कंडीशन में, डाइपोल कहां आ गया इफ डाइपोल इन स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन में इसका मतलब कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस PE cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, ये कितना होगा माइनस PE, तो u थीटा आपके पास कितना होगा माइनस PE, जो की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। ठीक, सेकंड कंडीशन है कि इफ डाइपोल इन अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल है मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, u थीटा इक्वल टू कितना माइनस PE cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी है -1, ये टोटल कितना होगा PE, जो कि क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम कंडीशन u थीटा। इसी तरीके से तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ डाइपोल इज इन 90, कैसा हो रहा है आपका पहले भी 90 में था और बाद में भी क्या होगा बेटा 90 में होगा, तो याद रखिएगा नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी ना ही मैक्सिमम होगी ना ही मिनिमम होगी, लेकिन अगर वो स्टेबल कंडीशन में है मतलब थीटा इक्वल टू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपकी मिनिमम में रहेगी। और अगर आपके पास थीटा इक्वल टू कितना 180 है मतलब अनस्टेबल कंडीशन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी आपकी बेटा मैक्सिमम रहेगी। चीज समझ में आ रही है। और अगर 90 है तो ना ही वो मैक्सिमम होगी ना ही वो मिनिमम होगी। तो बेटा यहां तक जो बात थी वो ये थी कि डाइपोल को हमने कहाँ रखा था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और उसके बाद हमने क्या क्या निकाला, देखिए फोर्स निकाल दिया हमने, बताया फोर्स कितना होगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा ये हमने बताया, और उसके बाद हमने वर्क डन बताया आपको कितना वर्क डन होगा, ये भी हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक, ये कब है, जब आपका डाइपोल कहाँ रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा था। अब हम क्या करने वाले हैं कि उसी डाइपोल को हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस डाइपोल में क्या क्या होगा ये हमें निकालना है। क्या करेंगे, देखिए अगर हमने कैसे रखा है नॉन यूनिफॉर्म, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म वाला। देखिए कैसे करेंगे, हम बात कर रहे हैं क्या है कि जो आपके पास डाइपोल है प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे से आप डिस्टेंस चेंज करते जा रहे हैं बेटा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी चेंज होती चली जाएगी।
ठीक, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट में कुछ और, इस पॉइंट में कुछ और, इस पॉइंट में कुछ और, मतलब वो वैल्यू हमेशा चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत चीज है कंडीशन, कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल रखा है तो हमेशा याद रखिएगा कि एफ नेट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इससे पहले वाले में क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखते थे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता था वो क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, नेट फोर्स। और यहां पे क्या होगा, एफ नेट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए कि जो टॉर्क है वो मे बी जीरो और नॉट, मतलब टॉर्क आपके पास जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो देखिए दोनों कंडीशन हम बताते हैं कि कहां पर टॉर्क जीरो होगा, कहां पर टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो देखिए सपोज मानिए आपके पास ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, तो हम देख रहे होंगे इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और इस एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। ये आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ठीक, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सपोज यहां पर हमने एक डाइपोल रखा पॉजिटिव, और यहां पे हमने क्या रखा बेटा, नेगेटिव डाइपोल रखा। तो अब देखिए इस वाले पे फोर्स लग रहा होगा, सपोज F1 इसी डायरेक्शन में तो लगेगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा बेटा, F2 लग रहा होगा। तो अब देखिए ये वाला जो डाइपोल, यानी कि ये जो चार्ज है डाइपोल का, ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स ज्यादा लगेगा। ये वाला जो चार्ज है वो आपको कहां रखा है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा बेटा, आपका कम लगेगा। चीज समझ में आ रही, तो हम ये कह सकते हैं कि F1 जो होगा ग्रेटर देन कितना होगा, F2, और नेट फोर्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, तो इसलिए जो F नेट होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे टॉर्क देखिए कितना हो जाएगा, टॉर्क अगर हम बात करें तो P की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, और थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा आपका, जीरो। चीज समझ में, तो इस कंडीशन में हमने देखा कि फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी टॉर्क कितना रहेगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। दूसरा वाला केस देखिए, ये वाला केस समझ में आया कि एफ नेट जीरो नहीं होगा और टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा केस देखिए कि आपके पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, वीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही तो होगी। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, डाइपोल, इस तरीके से डाइपोल रखा है ये, तो बेटा ये पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में F1 मान लीजिए, और ये नेगेटिव, तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखिए ये F1 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पे, F2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, तो F net नॉट इक्वल टू जीरो, F net आपका जीरो नहीं होगा। लेकिन क्या यहाँ पे टॉर्क लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि किसी न किसी एंगल पे तो रखा है, इस पे फोर्स ऊपर की ओर, इस पे कहाँ टॉर्क नीचे की ओर लगेगा, तो जो टॉर्क होगा वो भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो समझ में दोनों केस आपका नॉन, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म का, कि यहाँ पर F net क्या रहेगा, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं फोर्स का, जो कि नॉन यूनिफॉर्म में अगर आपका डाइपोल रखा है तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं, देखिए सपोज मानिए आपके पास ये नॉन यूनिफॉर्म है, बना हम यूनिफॉर्म की तरह ही रहे, लेकिन ये कैसा है बेटा आपका, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, एक डाइपोल रखा है, सपोज ये पॉजिटिव, और ये आपके पास चार्ज कितना हुआ, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक हमने कहा नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी तो इसमें क्या होगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा। तो यहां पे हमने माना कि ये पोजीशन x पे है, और सपोज मानिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, dx है,
तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना हो जाएगा EX। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा x प्लस dx हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है dx है और नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे वैल्यू अलग, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा अलग। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो कितना है QEx प्लस dx लगेगा, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा कितना लगेगा QEx ही तो लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अगर हमें निकालना है तो नेट फोर्स निकल जाएगा बेटा आपके पास F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू हो जाएगा QEx प्लस dx माइनस QEx, यही तो होगा। ठीक, तो इक्वल टू Q कॉमन अगर लेते हैं कितना जाएगा EX प्लस dx माइनस कितना हो जाएगा EX। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको हम dx से डिवाइड और dx से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, ये आपके पास q है और ये डिस्टेंस बिटवीन दी क्या है, डाइपोल है, तो q dx क्या हो जाएगा बेटा आपका डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या लिखेंगे p वेक्टर हो जाएगा, इसको p लिख दीजिए सपोज। और अंदर देखिए क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट dx x प्लस dx पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है x पे, तो ये डिफरेंस ही तो लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डिफरेंस dE कर सकते हैं अपॉन dx लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या F नेट की वैल्यू आई है, ये देखिए F नेट कितना हो जाएगा P dE ओवर dx। इसका मतलब क्या हुआ कि x स्मॉल चेंज करते हैं अगर हम डिस्टेंस पे x पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा आपका चेंज होगा, और जितना x पे चेंज हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी चेंज होगा, और उतना क्या करें हम उसके डाइपोल मोमेंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या निकल जाएगा बेटा, फोर्स निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, वो होता है F इक्वल टू माइनस डेल U ओवर डेल x। अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पता है और फोर्स निकालना है तब भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, F इक्वल टू माइनस डेल U ओवर डेल x। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डाइपोल मोमेंट अगर पता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं कि डाइपोल में कितना फोर्स लगा हुआ है। चीज समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म। सपोज एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको नॉन यूनिफॉर्म का, कि मानिए कि आपके पास एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है, और ये आपके पास z एक्सिस है मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है कि इस न्यूमेरिकल में कहता है कि x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, y एक्सिस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन z एक्सिस पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का। कैसा है बेटा आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर का। और इसी z एक्सिस पे आपके पास एक डाइपोल रखा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरीके से, तो इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां जाएगी, नीचे की। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इस डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा। चीज समझिए, Ex आपका 0 है, Ey भी आपके लिए 0 है, लेकिन Ez पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करता जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, और जैसे जैसे z एक्सिस पे जा रहा है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Ex, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, x प्लस dx ही तो होगा। तो उन्होंने वैल्यू बताई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है वो है 10⁵ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। कैसा है वो, 10⁵। z एक्सिस पे क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आपको p दे रखा है वो देखे 10⁻⁷। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, F इक्वल टू P dE ओवर कितना हो जाएगा, dx ही तो था। ठीक, P आपको दे रखा है, तो dE ओवर dx क्या है, तो dE ओवर dx बेटा यहाँ पर ये है कि x एक्सिस पे जब आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, z एक्सिस पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बेटा, P dE ओवर dz, मतलब z एक्सिस पे हम जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है, मतलब चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, dE ओवर dz। P की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷ इनटू dE ओवर dz की वैल्यू कितनी जाएगी, 10⁵, वैल्यू कितनी है 10⁻²। तो ये फोर्स है तो कितना जाएगा, न्यूटन। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं।
ये समझ में आ गया आपको? ठीक, तो ये तरीका है आपका नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल रखा है तो फोर्स निकालने का तरीका ये है। ये कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा हो, और ये वाला फॉर्मूला कब? जब आपको डाइपोल, आपको पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी होगी तब। ठीक है, ठीक बेटा। तो ये था आपके पास डाइपोल की पूरी कहानी थी, नॉन यूनिफॉर्म और आपका यूनिफॉर्म, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा फ्लक्स और गॉस थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।